हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सर एक लेक्चर पेंडिंग पड़ा है, कुछ बात करनी है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। और बेटा दो तीन केस स्टडी मैंने छोड़ी हुई हैं। एक केस स्टडी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ही भेज थी और दो केस स्टडी पार्टनरशिप पर भेज थी, मैंने छोड़ दी थी बेटा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद भूल गए, चैप्टर 7 शुरू कर दिया, तो बाबू आज वो खत्म कर लेते हैं पेंडेंसी। ठीक है, और फिर आएंगे वेकेशंस के बाद और चैप्टर नंबर पहले 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और फिर 3 पर शिफ्ट करेंगे। चैप्टर 4 की वर्क हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। एक अकेला चैप्टर 25% आएगा, यानी कि अगर 80 नंबर का पेपर होता है तो 20 नंबर का एक ही चैप्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, चैप्टर 4, इसलिए पहले वही होगा। ठीक है जी, चलो जी। पहले बच्चों सब सामने देखना, मुझे तो लगता है पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले पूरी ब्रशअप कर दो, याद कराना भी मुश्किल होगा। मेरी तरफ देखना सब। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी दो प्रिंसिपल पे काम करती थी, पता नहीं याद है कि नहीं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन और म्यूचुअल वेलफेयर। बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अपने मेंबर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देना होता है। और अगर गलती से कुछ कमा भी लिया तो अपने मेंबर्स में ही बांट देते हैं। मैं याद करा देता हूँ एक बार फटाफट से, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। सर मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को। याद करो मेरा एग्जांपल पैरामाउंट ट्यूलिप। ऐसे ही मैंने एग्जांपल शुरू किया था, अगर याद हो। सर मैं कहता हूँ अगर आप एक इंडिविजुअल कस्टमर हो, बेटा गुड्स खरीदने हैं, अपने घर का राशन पानी खरीदना है, आपके घर का राशन है बाबू, मान लो 10,000 रुपये महीना। सर क्या करते होगे, गली मोहल्ले की कोई दुकान ढूंढी होगी, किसी प्रोविजन स्टोर से बाय करते होंगे, एक रिटेलर से बाय करते होंगे। 10,000 रुपये के राशन के लिए कहाँ तक चले जाओगे भाई, सीधी सी बात। ठीक है ना जी, सर रिटेलर से ही बाय करते होंगे। और मैं कहूँ बेटा आप आपस में पैरामाउंट ट्यूलिप के 1000 फैमिली मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लें। इधर देखेंगे, रिचुअल फोन छोड़ो बेटा। बाबू अगर 1000 फैमिली मिलकर बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लें और मान लो एवरेजली सबके घर का राशन बेटा 10,000 रुपये हो, 1 करोड़ का राशन आना है पर मंथ, हार्ड कैश। सर मुझे बताओ किसी रिटेलर को अप्रोच करोगे बात, नहीं। किसी होलसेलर को अप्रोच करोगे, वो भी नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि मैं सीधा पहुंच जाऊं मैन्युफैक्चरर तक, और अगर मैन्युफैक्चरर तक ना पहुंचाऊं तो होलसेलर तक तो पक्का पहुंचाऊं। सर 1 करोड़ पर मंथ राशन आएगा, पता नहीं कब तक आएगा, और बेटा कैश आएगा। सर यही तो प्रिंसिपल है हमारा, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन हटा देना, डायरेक्टली पहुंच जाना मैन्युफैक्चरर तक। सर ऐसा पहुंचने से क्या होगा, सर दो अलग अलग फायदे होंगे बेटा। एक तो सामान सस्ता मिलेगा, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्यों। सर आप इसको सामान बेचते थे, इसका भी मार्जिन जुड़ता था, ये इसको बेचता था, इसका भी मार्जिन जुड़ता था, दो लोगों के तो प्रॉफिट ही जुड़े हुए थे, वो आपने बाहर कर दिए, सामान सस्ता हो गया कि नहीं। दो लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ी हुई थी। मान लो ये मुंबई बैठा हुआ है, ये दिल्ली बैठा हुआ है, ये मेरठ बैठा हुआ है, और आप सहारनपुर बैठे हुए हो, या ये भी सहारनपुर ही बैठा हुआ है। मुंबई दिल्ली सहारनपुर सहारनपुर। सर पहले मुंबई से सामान आता था, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दिल्ली से सहारनपुर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सर वो भी तो हटेगी। दूसरी बात सर, जब आप इतना बल्क में बाय करोगे और कैश बाय करोगे, आप सामने वाले को खुल के कह सकते हो कैश डिस्काउंट बताओ, वैसे तो सस्ता मिल ही रहा था, कैश डिस्काउंट और लूट के लाओगे उससे। सर जितना भी कमाओगे सब में बढ़ जाएगा बेटा। मान लो बाबू मैं कहता हूँ आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ बाय करने से। सर आपके पास 1000 फैमिली है, सब में बांट दो बेटा, जो भी कमा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा 1 लाख ही होगा, 10 लाख भी हो सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है पक्का से। कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल दो हैं, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन दिखा दिया प्रिंसिपल, दूसरा म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर, सर दिखा दिया, जो कमाया मेंबर्स में बांट दिया, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आ जाओ जी बाबू, अब टाइप्स की चर्चा करते हैं। बाबू ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एग्जांपल था, ये कंज्यूमर की तो बात कर रहा हूं मैं। ये जो मैंने बात करी पैरामाउंट ट्यूलिप, कंज्यूमर की तो बात करी। फटाफट से पढ़ना, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, फटाफट से सारा पढ़ दो, फटाफट से स्पीड बढ़ा दो। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
सामने देखना बेटा बाबू, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, लो बेटा सामने देखना बेटा, बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बताता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा, प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स। प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बोलो एक ही बात है। सर छोटे छोटे प्रोड्यूसर मिल गए और बेटा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर दी। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का पर्पस क्या है, थोड़ा सा ये समझो। सर प्रिंसिपल दोनों सेम रहेंगे, चाहे कोई सी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर, ये सारे प्रोड्यूसर मिल गए हैं। मैं कहता हूँ आप एक छोटे से प्रोड्यूसर हो, मान लो आपकी दुकान है राकेश टाकिस के पीछे एक लोहा बाजार है, वहां आपकी एक दुकान है छोटी सी, ठीक है। आप वो क्या करते हो, लोहा खरीद के लाते हो, किसी के घर पर रेलिंग बननी है तो रेलिंग बनाते हो, किसी का फ्रंट एलिवेशन में डिजाइन है तो वो बनाते हो, ये आप काम करते हो। सर आपकी छोटी सी दुकान है, जब आप रॉ मटेरियल बाय करते हो, क्या बार्गेनिंग पावर है आपकी? जब भी रॉ मटेरियल बाय करते हो, 1 लाख का बाय करते हो, सर कितना बार्गेन कर पाते होगे आप खुद सोचो। कोई बार्गेन कर पाते हो कि रॉ मटेरियल खरीदते टाइम? कुछ भी नहीं। 1 लाख के बाय करने में क्या बार्गेन कर लोगे? और मैं कहता हूं आपके जैसे 100 दुकानदार, छोटे छोटे प्रोड्यूसर 100 मिल गए, सर अब एनहांस हो गई कि बार्गेनिंग पावर या नहीं? एनहांस हो गई। सबकी दुकान पे मैं मान लेता हूँ बेटा एवरेजली 1 लाख का ही ऑर्डर तैयार होता है रॉ मटेरियल का। अब कितना ऑर्डर तैयार हो गया? करोड़ का ऑर्डर तैयार हो गया। अब हर महीने करोड़ का ऑर्डर जाया करेगा। सर अब बताओ, अब बार्गेन कर सकते हो कि नहीं? और मैं कहता हूँ बार्गेन करा आपने 1%, 2%, 4%, 5%, कुछ भी छुड़वाना है, सर सारे आपस में मिलकर बांट खाओ। पहले तो ये भी नहीं बचा पाते ना। हो गया मोटो पूरा, म्यूचुअल वेलफेयर, आपकी वजह से सबका बेनिफिट होगा कि नहीं हो गया बेटा? यही तो काम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और काम ही क्या है? क्लियर है बेटा बात? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी डन। आगे बढ़ जाए बाबू, मैं पढ़ने का टाइम ना दूं अभी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बाबू। तीसरी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सामने देखना। सर मैं अभी ये नहीं बता सकता आपको कि मार्केटिंग क्या क्या इंक्लूड करती है, बस एक हिंट दे देता हूं बेटा। जिस दिन आपकी प्रोड्यूस रेडी हो जाती है फॉर सेल, और जब तक सेल होती नहीं, बीच की सारी एक्टिविटी मार्केटिंग है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग में आता है। मैंने गुड्स बेचने के लिए बिल्कुल रेडी रख रखा है, और जब तक गुड्स बिका नहीं तब तक की सारी एक्टिविटी मार्केटिंग होती है। बाबू ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग का पार्ट होता है, वेयर हाउसिंग में गुड्स स्टोर करना मार्केटिंग का पार्ट होता है। बाबू टीवी ऐड करना मार्केटिंग का पार्ट होता है, ये समझ लो। सर नाम है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इधर देखना मेरी तरफ। सर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या करती है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है वही काम करती है बेटा। ये कभी आपने सुना है बेटा कि पीठ लगती है कुछ गांव में एक पर्टिकुलर डे, वो कह लो मार्केट लगती है, बाजार लगता है पर्टिकुलर डे। सरसावा में एक पर्टिकुलर डे बाजार लगता है, आपको पता है? जितने छोटे गांव एक पर्टिकुलर डे बाजार लगता है, सब लाते हैं सामान बेचने। वहाँ हमारे जैसे मार्केट नहीं है बेटा कि रोज ही बाजार लगा बैठा है। छोटे गांव में हमेशा ऐसा ही काम होता है जो मैं बोल रहा हूँ। और कई बार आपने देखा होगा आपके शहर से भी कुछ लोग गठरी बांध बांध के ले जाते हैं एक ट्रक में। 20-30 लोग मिले बैठे हैं और गठरी बन के जाती है एक ट्रक में, और बाबू सारा दिन सामान वहाँ बेचते हैं, फिर गठरी बांध करके वापसी जाते हैं। सर उन्होंने जो इनडायरेक्टली फॉर्म कर रखी है ना, वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रखी है। अच्छा एक आदमी पूरी गठरी बांध करके गारमेंट्स की लेकर जाए, सर कितना मुश्किल काम है। एक ऑटो रिक्शा पकड़ेगा, इतना किराया भाड़ा बढ़ेगा सरसावा तक जाने का। और बाबू सिर्फ जो ऑटो रिक्शा जाएगा वो कहेगा भैया आने जाने का किराया दो, मैं सहारनपुर से जाऊंगा वापसी कैसे आऊंगा, वो भी किराया देगा, और शाम को भी डबल किराया देगा। शाम को सरसावा से ऑटो रिक्शा पकड़ेगा तो सहारनपुर छोड़ के फिर सरसावा वापस आएगा। समझ रहे हो उसकी परेशानी? समझ रहे हो? और महंगा भी पड़ेगा, आपको पता है। और मैं कहूँ ऐसे 30 से 40 लोग मिले बैठे हो आप, बुधवार के दिन मान लो बाजार लगता है सरसावा में, तो आप क्या करते हो? तो वो सुबह ही ट्रक आता है आपका, 40 लोगों की गठरियां उसके अंदर जाती हैं, 40 लोग पीछे बैठ के जाते हैं, अपना अपना सामान उतारते हैं, पूरा दिन बेटा बाजार में सामान बेचते हैं, उसी ट्रक में बेटा रात को सामान लोड करते हैं, वापसी आ जाते हैं। और काम की बात, सर इन 40 लोगों ने मिलकर एक जगह पर वेयर हाउस ले रखा है, गोडाउन। सर अलग अलग लेते कॉस्टली पड़ता, एक बड़ा गोडाउन ले लिया, 40 लोगों ने मिलकर सब अपना सामान वहां स्टोर करते हैं, सर उसमें भी सेव कर लेते हैं पैसा।
समझ में आ रहा है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? अगेन काम तो वही है ना, म्यूचुअल वेलफेयर, वेलफेयर हो रहा है सबका, बस हो अलग अलग तरीके से रहा है। प्रोड्यूसर का अलग तरीके से हो रहा है और रॉ मटेरियल बाय करने में हो रहा है, मार्केटिंग में अलग तरीके से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वेयरहाउसिंग कॉस्ट बचाने में हो रहा है। समझ आ रही है बात? कंज्यूमर का अलग तरीके से हो रहा है, कंजम्पशन में सेविंग करने से हो रहा है। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो जी बाबू। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद मेरे पास आएंगी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सामने देखना सर, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई अंतर नहीं है। बस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में दुनिया के सारे प्रोड्यूसर ले लेना, फार्मर नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से नाम है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसकी बात वहां करेंगे। सर स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या करते थे? रॉ मटेरियल बाय करते थे मिलकर, फार्मर्स भी यही करते हैं। सारे फार्मर्स मिल गए बेटा, वो एक छोटा किसान जिसके पास जमीन है 1 बीघा 2 बीघा, सर कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप उगाना चाहता है, सर कितना बार्गेन कर लेगा इनपुट बाय करते टाइम? सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कितना बार्गेन कर लेगा? 1 बीघा तो जमीन है, कुछ भी नहीं आना, रॉ मटेरियल, कोई बार्गेन कर सकते हो? नहीं। और मैं कहूँ आपके जैसे 1000 लोग मिल जाएं तो 1000 बीघा जमीन के लिए इनपुट्स लाने हो, तो सीड्स लाने हो, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सर अब एनहांस हो गई कि बार्गेनिंग पावर नहीं। मान लो पहले तो 50,000 का ही सामान आना था और अब आना है बेटा 50 लाख का, फर्क नहीं है। बार्गेन कर सकते हो ना, बार्गेन करने लायक बन गए ना, तो ये काम करती है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चारों तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी डन है। उसके बाद है बेटा मेरे पास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर क्रेडिट उधार, सर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को उधार ऑफर करती है एट लोअर इंटरेस्ट रेट। उज्जवल छोड़ दे मेरे को बाबू, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं बहुत अच्छा। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, याद है मैंने आपसे कभी डिस्कस किया? डिस्कस किया मैंने आपसे? नहीं किया? किया तो होगा, नहीं किया? क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को तो लगता है डिस्कस करा है आपके बैच में। चलो मैं बता देता हूँ, बता देना डिस्कस किया कि नहीं। सर नाम सुना है शिवालिक बैंक का? आज नहीं सुना? नुमैश क्या में ब्रांच है बाबू। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया आज की तारीख में नाम, ठीक है जी। आरबीआई की डायरेक्शन ऐसी है कि आपको लिखना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ पुराना नाम है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बाबू किस लिए बना था? बाबू कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 मेंबर की जरूरत होती है, ठीक है जी। हमारे शहर का बना हुआ बैंक है, अगर आपकी नॉलेज है और अगर मैंने बताया और मुझे सुना है आपने, नहीं पता, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं एक सेकंड पॉज कर दो, थोड़ी सी डिटेल में चलता हूँ। बाबू क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है लोन देना, अपने मेंबर को रीजनेबल रेट पर देना और बाबू पब्लिक से कमाना, बस सिंपल सी बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी पर? बाबू लास्ट वन इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद बेटा 3 केस स्टडी है। सर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बाबू, अगर मैं बोलूं 100-200 लोग ऐसे हैं आपकी नोन में जो बेटा रेंटेड प्रीमाइसेस में रहते हैं और उनका एक मोड है कि एक ठीक ठाक सा ही पैसा खर्चो और हमारा घर बन जाए। सर आप कर सकते हो यही काम, मिलकर एक आउटस्कर्ट पर सस्ती सी जमीन लो और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। जब इतनी बल्क में कंस्ट्रक्शन होती है तो कहीं ना कहीं बेटा चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सस्ती पड़ने लगती हैं, घर भी मिल जाएगा, सस्ते में भी मिल जाएगा, वेलफेयर भी हो जाएगा, बस यही तो चाहिए। यही काम है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी के सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी डन। बाबू मैंने सिर्फ एक ही रीड करा पाया हूँ अभी तक आपको, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाकी बाबू रीड नहीं करा पाया, वो आप कर लेना। मैं 3 केस स्टडी खत्म कर दूँ। आकाश भाई एक सेकंड और पास करो बाबू। एक केस स्टडी नंबर 22 उस दिन मेरे पास रह गया था बेटा। बी पार्ट पढ़ा देता हूँ पहले, चलो ए पार्ट पढ़ लो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। बाबू पूरे केस में कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस की गई है एक ये बताना है, और बाबू कोई भी 3 फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई भी 3 फीचर को लिख सकते थे, उस दिन भी बता सकता था ये, ठीक है जी। रही बात टाइप कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, 1 मिनट लगाओ फटाफट से पढ़ दो, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, फटाफट से आंसर करना।
सो आंसर इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझदार को इशारा काफी। इट हैज बीन सेट अप टू मेक बल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। सर बल्क प्रोक्योरमेंट, बल्क में बाय करना चाह रहे हो कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन के लिए, सर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सर दो केस स्टडी उस दिन मैंने और छोड़ी थी, फटाफट से वो करते हैं और बाबू चैप्टर हो गया हमारा पैक। बेटा पहले केस स्टडी नंबर 10 और फिर 9 पढ़ूंगा मैं, आप लेकिन फोकस करना ताकि क्लियर कर सके। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड मेरिट ऑफ पार्टनरशिप बीइंग हाईलाइटेड इन अ पैराग्राफ। बाबू कौन सी मेरिट डिस्कस हुई है पार्टनरशिप की, और बी पार्ट ऑल्सो स्टेट द रिलेटेड डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पैरा। बाबू कौन सी डीमेरिट डिस्कस हुई है, एक मेरिट डिस्कस हुई है एक डीमेरिट, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है अभी याद आना बहुत मुश्किल है, सब बोल हो गया, कोई तब भी कोई टेंशन नहीं। कहता है पारुल इज डूइंग एन एक्सपोर्ट बिजनेस, एवरी टाइम शी वुड प्रोक्योर एन एक्सपोर्ट ऑर्डर शी फेल्ट स्ट्रेस्ड एंड हैड एन एंजाइटी अबाउट कंप्लीटिंग इन ऑन टाइम। ठीक है जी, पारुल एक एक्सपोर्ट बिजनेस में जब भी कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है स्ट्रेस हो जाता है, उसको एंजाइटी हो जाती है। Few years later, her younger sister Aisha, after completing a course in fashion designing, joined her in the business as a partner. बाबू उसकी ही सिस्टर फैशन डिजाइनिंग कर कर उसकी पार्टनर बन गई है। Consequently, Parul realized that her level of stress and anxiety related to business operation had reduced considerably, and she had started feeling more relaxed. बाबू अब उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो स्ट्रेस वो एंग्जाइटी कम होने लग गई है, कहीं ना कहीं एक पार्टनर आ गया, सारा काम झेल लेता है, तो बाबू सब कुछ ठीक चल रहा है। कहता है however at the same time she noticed that since both of them differ in their choice of colors for making garments, lot of time is being wasted in reaching a mutual consent। और ऐसा होता है बाबू, कहते हैं दोनों डिफरेंट अपनी सोच में, तो कहीं ना कहीं बेटा वो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तब जाकर किसी म्यूचुअल कंसेंट पे पहुंचते हैं। सर दोनों ही बातें बहुत आसान है, समझदार को इशारा काफी। रही बात रिलेटेड डीमेरिट की, पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट, मैं ना वैसे में बोल चुका हूँ, मैं एग्जांपल ये देता हूँ अगर आपको याद हो, दो सगे भाइयों की सोच सेम नहीं होती बेटा, दो जुड़वा भाइयों की सोच सेम नहीं होती। और आप क्या कह रहे हो, पार्टनरशिप में 10-15 पार्टनर बिठाकर हम एक जगह पर पहुंचा देंगे, एक प्लेटफॉर्म पे एग्री करा देंगे एक चीज के लिए। दिखाई दे रहा है दो सगी बहनों की सोच भी सेम नहीं है भैया। सर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। याद है ऐसे ही बोला हुआ है, बैच में भी ऐसे ही बोला था, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं मैं आज। और बाबू रही बात मेरिट की, बाबू मेरिट क्या है, देखो ऑल्दो आंसर इज शेयरिंग ऑफ रिस्क, पर बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सिचुएशन में ना और कोई आंसर बैठ नहीं सकता, पर एग्जैक्टली बताऊं तो शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब ना लॉसेस बांटने से होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी बांटने से नहीं होता। रिस्क का मतलब याद है ना बाबू, पार्टनरशिप की मेरिट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। भाई अगर सोल प्रोवाइडर थे, अगर लॉस हो जाता सारा आपका, पार्टनरशिप में और लॉस हो जाए तो बटता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब लॉस बटने से था, एंजाइटी और स्ट्रेस बटने से नहीं था। लेकिन बाबू इस सिचुएशन में कोई और आंसर बैठ ही नहीं सकता, दैट्स व्हाई आंसर इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। कि एंजाइटी तो चलो बटी रही है और कुछ नहीं सही, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब आपको लॉजिक में समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं कराया था मैंने सीक्वेंसेस को, मैं कभी भी नहीं कराता हूँ, मुझे पता है दोनों की स्टडी थोड़ी सी अटपटी है 9 और 10, मैं कभी भी नहीं कराता हूँ, पहले सीधी सीधी की स्टडी कराता हूँ, आखिरी दिन कराता था 9-10, मैं भूल गया इस बार कराने, ठीक है ना, अटपटी चीज बाद में कराओ, पहली बार केस स्टडी कर रहा होता है बच्चा चैप्टर 2 में, सीधा 9-10 जैसी केस स्टडी कराओ, ऐसे डिप्रेशन में थोड़ी डालना है मैंने, पारुल की एंजाइटी तुम्हें थोड़ी देनी है। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, लास्ट केस स्टडी और डन। बाबू identify and explain the related merit of partnership form of business organization being highlighted in a above para। बाबू इस पैरा में कौन सी मेरिट हाईलाइट की गई है, केस आप पढ़ोगे, बाकी बात मैं कर दूंगा। बाबू आंसर इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मैं क्लैरिफाई कर दूं क्यों और कैसे। जय और विजय दो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके क्लाइंट ने कहा उसकी बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जय को तो भैया लगा बस आज ही कमा लो करोड़ों। विजय ने उसे बताया कि कैसे कैसे कहाँ रिस्क हो सकते हैं। सर मैंने बैच में एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा याद करा देता हूँ, मैंने अपना ही फॉर्म का एग्जांपल दिया था कि मेरे पार्टनर और मेरा एग्जांपल दिया था, एक मिनट मेरी तरफ देखो। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे ऑफिस में कोई भी क्लाइंट एंट्री लेता है ना, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कंसल्टेंसी किस मैटर में चाहिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स या जीएसटी।
अगर आंसर होता है इनकम टैक्स तो मैंने बताया था कि मेरा पार्टनर बिल्कुल नहीं बोलता, सारी बात मैं करता हूँ। और अगर उसका आंसर होता है जीएसटी, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मेरा पार्टनर सारे आंसर करता है। बाबू छोटे मोटे केस तो हम अलग अलग ही हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अगर बाबू मुद्दा बहुत ही बड़ा है, मान लो उसकी कंसल्टेंसी कुछ इस रिगार्डिंग है, उसके ऊपर रेड हुई है, इतना बड़ा क्लाइंट है वो कि उसके ऊपर रेड हुई है और इनकम टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, मैं जरूर सामने बैठ के अकेला रिप्लाई करूंगा, लेकिन बेटा उसके जाते ही हम दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। सर यही बैलेंस डिसीजन मेकिंग है, जब सब मिलकर डिसीजन ले लेते हो। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर विजय तो कर ही लेता काम अकेला, और करा, सॉरी जय अकेला कर ही देता इन्वेस्टमेंट, करा देता नुकसान। जब विजय से डिस्कस करा उसने बता दिया ना कि यहाँ दिक्कत भी हो सकती है, तो यही तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग है। समझ में आई बात? मेरा एग्जाम्पल भी याद आ गया होगा कि मैंने यही एग्जाम्पल दिया था। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।